जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो की सीरीज़ चल रही थी सी सेट वाली, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट वीडियो है। सी सेट की जो सीरीज़ मैंने चला रखी है ये 11वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उसको देख लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सी सेट की जो पूरी रणनीति है उसको समझाया हुआ है और किस तरीके से आप इससे पार पा सकते हैं वो भी सारा मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए ये जो वीडियो है वो पीवाईक्यू है, इसमें सारा जो मैं बताऊंगा वो पीवाईक्यू से बताऊंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, समझते रहिएगा इसको। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनको सी सेट में बहुत समस्या होती है, तो उन तक जरूर ये पहुँचे वीडियो, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल प्लस डिसीजन मेकिंग, ये जो दो टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इससे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप यकीन मानिए करीब करीब 25 से 30 प्रश्न इन्हीं इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो आज मैं 20-25 प्रश्न आपको इसमें जो भी है वो मैं सारा करवाऊंगा। ठीक है, इसको मतलब आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनको रट लीजिए। रटने का मतलब ये है कि आपको कई बार ऐसा होगा कि 3-4 प्रश्न ये ऐसे डिक्टो इसी में से आ जाएंगे। और जो अंतर्वैयक्तिक जो इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, वहाँ पे बहुत समय रहता है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है, इसको जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, इससे आपका जो है सी सेट में मतलब राह जो है वो आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उससे रिलेटेड ये मैं अभी पहला टॉपिक कराऊंगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग वाला भी मैं आपको 5-10 प्रश्न जो भी हैं वो भी करवाऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए संगठनात्मक संप्रेषण जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है, यानी कि इंटरपर्सनल जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है इसमें। तो क्या देखिए इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात्मकता यानी किसी चीज़ को आपने उसका गलत मतलब निकाल लिया। ठीक है, अनुग्रहण पहले से ही आपने किसी चीज़ को उस मतलब पहले से समझ रखा है। ठीक है, छवि प्रबंधन यानी कि जैसे आपने किसी की छवि, बोलते हैं ना कि आपके पहले से आपने परसेप्शन आपने पहले से ही बना रखा है, उसकी छवि प्रबंधन पहले से बना रखी है। तो ये सभी जो तीनों हैं ये आपका ये जो इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि ये जो संगठनात्मक संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें ये बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन जो प्रजाति केंद्रियता होती है वो इस तरीके का कोई इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है ये। लेकिन छवि प्रबंधन जो कि पहले से कि मतलब किसी किसी का बोलते हैं ना, छवि प्रबंधन आप बोलते हो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन पहले से ही आपको पता चल गया है, तो आप उसको जब देखेंगे तो उसके बारे में कोई चीज़ आपको गलत समझ में नहीं आएगी। तो छवि प्रबंधन वही है। ठीक है, पहले से किसी के बारे में आपको अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी किसी एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो उसका बहुत ही मतलब अच्छा प्रचार प्रसार किया गया है, तो आपको लगेगा कि यार ये जब आप उस पे उसको सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ अच्छा है, हाँ, लेकिन एक्चुअल में तब पता चलेगा जब आप उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रजाति केंद्रिता होती है ये इसमें बाधा के रूप में नहीं कार्य करती। बाकी सब जो है वो सब चीज़ें जो है वो अंतर्वैयक्तिक अवरोध हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रजाति केंद्रियता नहीं होती अवरोध, बाकी सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है, कहने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इकोसिस्टम होता है उससे क्या संबंधित है इसमें। तो जो ऊर्ध्वगामी, इसमें ऊर्ध्वगामी है या क्या है ये, इसमें कैसा क्या है, पार्श्विक जो संप्रेषण होता है, पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक, और ये एक तो होता है पार्श्विक, एक होता है ऊर्ध्वगामी, एक होता है अधोगामी, एक होता है केंद्रीकृत। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन अगर संगठन, किसी संगठन में जाएंगे आप, किसी संगठन में अगर समझेंगे तो उसमें आपको पार्श्विक जो संप्रेषण होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि उच्च अधिकारियों से चल करके नीचे अधिकारियों तक जाने वाला संप्रेषण। ये क्या होता है, अधोगामी संप्रेषण होता है, ये अधोगामी। ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वगामी क्या है, ऊर्ध्वगामी जैसे नीचे से ऊपर जाता है, अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे आता है। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको समझ लीजिए आप, इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको अभी नेक्स्ट जैसे कई प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो ये सीधे सीधे आपको इन्हीं की परिभाषा पूछी जाएगी, यानी कि अधोगामी संप्रेषण क्या है। जैसे दे देगा कि किसी संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित संप्रेषण जो है उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे के अधिकारियों तक जाने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है, तो वो अधोगामी संप्रेषण हो गया। और ये ऊर्ध्वगामी क्या हो गया, नीचे से ऊपर जाने वाला, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, है ना। केंद्रीय की संप्रेषण होता है कि मतलब एक ही व्यक्ति जो है उसी के
चारों तरफ कम्युनिकेशन होगा। पार्श्विक संप्रेषण जो है ये आपका इकोसिस्टम से संबंधित होता है। ठीक, ये चीज़ ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ समझने वाली बात है। ठीक, जो चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट वाला था वो मैंने आपको समझा दिया। वैसे सीधे सीधे प्रश्न उससे भी अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों से प्रश्न पूछ सकता है। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन निष्कपटता, यानी कि आप उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छुपा नहीं, सीधे सीधे क्या होता है। तो मेटा संप्रेषण जो होता है उसमें ये जो निम्नतम अंश ये उच्चतम अंश पाया जाता है मेटा संप्रेषण में। देखिए अशाब्दिक कम्युनिकेशन क्या है, मैंने पहले भी बताया था। कम्युनिकेशन में जैसे एक तो वर्बल होता है। वर्बल क्या है, आपने बोल कर चीज़ों को समझाया। ठीक है, आपने बोल दिया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये क्या है, ये आपको मैं वर्बल कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही आप किसी के सामने बैठे हों और आपको किसी मतलब चित्र के माध्यम से या हाथों के या आँखों के भाव से, हाथों के उससे आपको समझाया जाए, तो वो क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, वर्बल और नॉन वर्बल ये चीज़ें हैं। तो जो नॉन वर्बल है उसके 3 भेद पाए जाते हैं। कौन-कौन से? एक काइनेमिक्स होता है। काइनेमिक्स का मतलब होता है कि समीप्य, एक तरीके से मतलब जैसे बोलते हैं ना स्पेस देना, सामीप्य, है ना? संबंध स्पेस देने से है। इसका मतलब जो संबंध है वो स्पेस देने से है। आगे दिखेगा आपको, काइनेमिक्स से प्रश्न आया हुआ है सीधे-सीधे। ठीक है? तो ये और एक होता है ये, और ये कि मेटा संचार, ये संप्रेषण होता है। ठीक है? और एक होता है पैरालिंग्विस्टिक। ठीक? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको समझने के लिए मैंने ये चीज़ बताया आपको। तो संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम जो अंश पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कहाँ पे? मेटा में। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संप्रेषण में ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि कोई जैसे आपने कोई, अब मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है? हो सकता है ये चीज़ आपको अच्छी लगे और मतलब सही ना लगे। ठीक है? तो सही लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और ना सही लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कपटता का मतलब समझ में आ रहा है ना? कपट और निष्कपट, मतलब कपट का जो विलोम कह सकते हो, निष्कपट, यानी कि इसमें कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं रहता, इसमें कोई चापलूसी या इस सब चीज़ों का वो नहीं रहेगा। सीधे सीधे बातों को आपके तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेटा संप्रेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कहने का मतलब ये है कि जो सहकर्मी काम कर रहे हैं आपस में, उनके सब अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उसमें क्या है कि अगर देखिए रक्षात्मक हो जाना ये तो ठीक नहीं है, वाद विवाद में पड़ना तो और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आक्रामक देह भाषा बनाए रखना तो वो तो है ही है कि भी फिर तो वो आपका जो झगड़ा है या जो बहस है, आर्गूमेंट है, वो ख़त्म ही नहीं होगी। तो हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना, कहने का मतलब जो बात जो सही चीज़ नहीं है उस चीज़ को हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, उसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, सामिक, ये देखिए जैसे प्रॉक्सेमिक्स मैंने अभी बताया था, इसमें नहीं वो मैंने काइनेमिक्स बताया था। ठीक है, ये प्रॉक्सेमिक्स है। ठीक है, ये प्रॉक्सेमिक्स है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भी आपका जो ये है ना अशाब्दिक, इससे भी है, काइनेमिक्स और प्रॉक्सेमिक्स। तो ये इसका संबंध भी आपका इससे है अशाब्दिक, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उससे भी। ठीक है, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उससे ही है ये अशाब्दिक। इसका मतलब होता है सामीप्य, स्पेस देना। ठीक, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एक दो बार इसको देखिएगा, मतलब ये डिक्टो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप पूरा रट डालिएगा। जो 10 साल का मैंने बताया था आपको शिल्पी का, 10 वर्ष का जो सॉल्ड वाला है शिल्पी वाला, वो आप जरूर लीजिए। अभी नहीं लिया है तो भी ले लीजिए। 90 डेज से कम दिन बचे हुए हैं भैया। अब आप मतलब एकदम युद्ध स्तर पे लग जाइए, इस चीज़ को तैयारी करिए। प्री आपका क्लियर होगा तो मेंस के लिए इस बार काफ़ी समय मिला है आपको, लगभग 4 महीने मिले हैं, यानी 120 दिन मिले हैं। 120 दिन में आपका अच्छे से, अगर वैसे तो शायद ऑप्शनल हट जाएगा, अगर नहीं भी हटता है तो जीएस और आपका जो ऑप्शनल है इस पर अच्छे तरीके से कमांड की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आगे जब आगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे मैं आपको और भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। प्रभावी जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या होता है? देखिए कहीं भी आप कहीं भी कुछ भी अगर आप बोलते हैं, कहीं जैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो अगर चीज़ों को आप सही तरीके से सुनेंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, दिमाग हमारा स्थिर नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति होगा संसार में, जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति का जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वैसे तो किसी भी व्यक्ति का मन जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है,
लेकिन जो भी व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, वह व्यक्ति मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। बहुत मुझे लगता है कि बिरले ही लोग होंगे जो इस तरीके का उनके पास इस तरीके की शक्ति आती है, और अगर उनके पास ये शक्ति, ये विद्वता अगर उनके पास आ जाती है, ठीक है, ये महारत हासिल कर लेते हैं कि कहीं भी अपने दिमाग को एक जगह पर लगा लेंगे, तो फिर वो मनुष्य की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको सुनना ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से सुनेंगे तभी उस पर आप अपना विचार रख पाएंगे, या वो चीज़ आपको समझ में आएगी और आप उस पर काम कर पाएंगे। तो इसलिए इसका जो सबसे प्रभावी वो होता है, मुख्य तत्व होता है सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का मतलब यही हुआ कि आप चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक, चलिए, सक्रिय श्रवण अगर आप नहीं सुनते हैं तो वही है भाई, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो आप उस पर गलत रिएक्ट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण में पराभाषी संकेत हैं? यानी कि पराभाषी का मतलब क्या होता है? पैरालिंग्विस्टिक, अभी मैंने बताया ना आपको। तो पैरालिंग्विस्टिक संकेत कौन से हैं इसमें? निम्नलिखित कौन सा संप्रेषण में जो भाषी संकेत है? तो इसमें देखिए कौन सा है, आप बताइए। तो इसमें स्वर संबंधी जो क्षेपण होते हैं, ठीक है, ये स्वर संबंधी क्षेपण जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? पराभाषी। यानी कि यह संकेत होता है एक तरीके से, जैसे कह सकते हैं ना, पैरालिंग्विस्टिक क्या है? ये स्वर संबंधी जो क्षेपण संप्रेषण में ये जो पराभाषी संकेत है, यह संकेत असंदिग्ध होता है, यानी कि इसमें कोई संदिग्धता नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको सीधे सीधे चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये ऐसा है और ऐसे ही करना है इसको। किस प्रकार के संप्रेषण में नेटवर्क समूह में नेता के उद्भव की संभावना होती है? तो देखिए, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। तो ये जब इस तरीके का कोई भी ऐसे प्रश्न आता है तो इसको एक दो बार पढ़िए। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो चक्र प्रकार होता है, ये चक्र प्रकार में ये संभावनाएं अधिक होती हैं कि एक उसमें नेता बढ़ जाएगा और बाकी सब जो है वो नीचे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का उदाहरण है? यानी इसमें जो ऊर्ध्वमुखी, मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो नीचे से जो ऊपर कम्युनिकेशन जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो ये होता है ना, निस्पंदन जो होता है वो इसमें एक मौन का उदाहरण है, ये संगठनात्मक संप्रेषण। ठीक है, ये ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है निस्पंदन। ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा आप इनको, एक दो बार देख लीजिए तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। जब वहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? भाई देखिए, सकारात्मक श्रवण का स्वरूप नहीं है कहने का मतलब है कि आप निगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। निगेटिव चीज़ें सोचने के लिए आपको आपके दिमाग में पहले से आप कोई अवधारणा बना के बैठे हुए हैं, कोई निर्णय लेके बैठे हुए हैं। अगर आपने ये मान लिया कि जो स्टडी विद एम है, SPP, इसका वीडियो सही नहीं है, ठीक है, तो आपको मैं कितनी भी अच्छी तरीके से बताऊं, अगर मैं ये भी बता दूं कि आउट ही कर दूं कि 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न यहीं से आएंगे या 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न यहीं से आएंगे, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपने अवधारणा बना रखी है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे, ठीक है, अगर आप वीडियोज़ को पूरा देखेंगे, समझेंगे, मेरा जो स्टाइल है बताने का, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले से किसी चीज़ के बारे में अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। आप देखिए, उस चीज़ को समझिए, अगर समझ में आता है तो बढ़िया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि निर्णयात्मक श्रवण जो होता है वो सकारात्मक श्रवण का स्वरूप नहीं होता है। यानी कि आपने निर्णय पहले से ले रखा है, कोई स्पीच दे रहा है, आप कोई भी स्पीच दे रहा है, उसमें आप पहले से निर्णय बना के बैठा, अरे ये तो बेकार आदमी है, ये ऐसे ही फालतू बोलता है, तो वो कुछ भी अच्छी बात बताएगा तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी। पहले आप उसको सुनिए, वो क्या बताना चाह रहा है, उस चीज़ को समझिए, सक्रिय श्रवण करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ हो सकता है इसका ये अपना विचार हो, लेकिन ये चीज़ ये सही बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, निर्णयात्मक श्रवण जो होता है वो सकारात्मक श्रवण का वो भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित प्रेषण में बाधा नहीं है? कहने का मतलब ये है कि कोई एक जैसे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो आप जैसे जाते हैं, अगर किसी को आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर शोर शराबा है या डिस्टर्बेंस है तो आप सही से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वो उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। तो वही इसमें पूछा है कि इसमें क्या ऐसा है जो संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं ये तो होती हैं, है ना,
सूचना अधिभार भी, अधिक सूचना दे दिया, इतना भर दिया कि पता ही नहीं चल पा रहा है उसमें। सांस्कृतिक विभिन्नताएँ भी होती हैं, भाई आप कहीं चले गए, मान लीजिए जनजाति आदिवासी क्षेत्र में चले गए, आपकी भाषा बोली कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो भी तो एक प्रकार का मतलब संप्रेषण में बाधा ही है। लेकिन ये द्विक आदि रूप प्रारूप जो होता है, ये आपका ड्वेल जो ये होता है, वो उसमें आपको ये बाधा के रूप में नहीं काम करता है, ठीक है। द्विक आदि प्रारूप ये होता है कि दोनों पक्षों द्वारा समस्या पर नए सिरे से विचार करना, है ना। कोई कोई समस्या है मान लो, उस पर एक पक्ष कुछ और कह रहा है, एक पक्ष कुछ और कह रहा है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विचारों से मतलब मान लीजिए ये एग्री नहीं है, एक नया विचार लेके आए, ठीक है, कि ये बीच का रास्ता, ठीक है, तो मध्यम मार्ग अगर लेके आए, उस पर दोनों सहमति हो गई, तो वो आपका द्विक आदि प्रारूप कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक रूप शामिल है अथवा यह सोर्स से संबंधित संप्रेषण बाधा नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है। मान लीजिए जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में जो आप कोई मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी सफलता की जांच कैसे होती है। आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपके समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये मुझे ऐसे पता चलेगा कि आपने कितने उस पर वीडियोज़ पे लाइक किए, है ना, कितने लाइक किए और कितने आपने कमेंट दिए, ठीक है। तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। तो ये होता है प्रतिपुष्टि, इसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। फीडबैक, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ वीडियोज़ में कि अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप पूछ सकते हैं। तो कुछ लोग उसमें मतलब फालतू का भी कमेंट करते हैं, कुछ लोग अच्छा कमेंट करते हैं, तो ये होता है फीडबैक, ठीक है। तो ये फीडबैक होता है, आप इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक, वो प्रतिपुष्टि द्वारा। तो ये जो चीज़ें देखिए मैं कैसे रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जाँच कैसे की जा सकती है भाई, तो जब फीडबैक आएगा तभी तो जाँच करोगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक। पार विभागीय समितियाँ क्या होती हैं, पार विभागीय समितियाँ क्या होती हैं, ये किसका रूप हैं ये, तो ये जो पार्श्विक संप्रेषण होता है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम होता है, उसमें ये पार्श्विक संप्रेषण होता है, ठीक। मैंने बताया था ना पार्श्विक संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण, ये सारा बता दिया है मैंने आपको, ठीक। तो ये पार विभागीय समितियाँ जो होती हैं, जैसे एक विभाग ये हो गया, एक विभाग ये हो गया, तो ये क्या है, ये सब पार्श्विक हैं, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये निर्णय क्षमता वाले उस पर, ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग और समस्या, जो आप किसी चीज़ का समस्या समाधान कैसे करते हैं वो पूछता है वो चीज़ें, ठीक। तो उसको भी आप देखिए, ज़्यादा नहीं, 5-7 प्रश्न ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए जितने भी हैं वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या को समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई समस्या पूर्व में आई और उस समस्या से समानता के आधार पर अगर आप निर्णय ले रहे हैं, मान लो 15 साल पहले या 10 साल पहले या 2 साल पहले या 10 दिन पहले ही कोई समस्या आई थी, ठीक है, उस पर कुछ काम हुआ, कुछ चीज़ें हुई उस पर, और अभी फिर आपको उस पर वैसी ही सेम प्रॉब्लम फिर से आ गई, तो आप क्या करते हैं उस पर, तो वो प्रतिनिधिकता का स्वरोध कहलाता है, स्वशोध। यानी कि आप उसको देखते हैं कि कैसे निर्णय लिया गया, क्या चीज़ समझा गया उस पर, और उस चीज़ को फिर से उस पर शोध करते हैं, समझते हैं, फिर आप उस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिनिधिकता का स्वशोध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी बाधा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें ये क्या चीज़ है जो आपको बाधा उत्पन्न करता है। भाई स्वशोध करेंगे तो बाधा थोड़ी उत्पन्न करेगा, वो तो आप किसी चीज़ पे डिसीजन ले रहे हैं तो आपको कैसे लेना है उस पर निर्णय, वो चीज़ बता रहा है वो। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। देखिए कभी कभी बाधा कौन सा उत्पन्न करेगा इसमें, देखिए ये सब तो आपको हेल्प करेंगे, एल्गोरिदम हो गया, स्वशोध हो गया, सादृश्यता हो गई, लेकिन जो आपका मानसिक विन्यास होता है वो क्या है, वो जैसे पूर्व में आपको कोई पूर्व का अनुभव है आपके, या पूर्व का कोई आपको जानकारी है, वो क्या करेगा, वो आपको समस्या समाधान में आपका बाधक बनेगा, तो उसी को बोलते हैं मानसिक विन्यास, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पूर्व में आपके विचार हैं, जो पूर्व के विचार या पूर्व की जो अवधारणा है, पूर्व का आपका अनुभव जो है, पूर्व आपके संस्कार जो हैं, वो आपके जो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बाकी सब तो आपको हेल्प करेंगे, एल्गोरिदम हो गया, सादृश्यता हो गई, ये सब। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इसमें से किसका उल्लेख करता है, जो फ्रेमिंग प्रभाव होता है। तो फ्रेमिंग प्रभाव क्या होता है कि इसमें विकल्पों की जो प्रस्तुति का ढंग,
ठीक है, विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है, यानी कि किस तरीके से आप उसकी प्रस्तुति का ढंग कर रहे हैं। फ्रेमिंग प्रभाव, जैसे इसमें होता क्या है, देखिए निर्णय की जो प्रक्रिया में फ्रेमिंग प्रभाव क्या है, जिसमें निर्णय के उद्देश्यों के हिसाब से विकल्पों की प्रस्तुति की जाती है। इस क्रम में वैसे ही विकल्प चुने जाते हैं, ऐसे में निर्णय के कुछ बिंदुओं का छूट जाना लगभग तय होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहले से कुछ चीज़ डिसाइड कर लिया आपने कि हमें इसी तरीके से इस चीज़ को आगे चलना है, इस पे निर्णय लेना है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उसमें छूट जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से उसको एक फ्रेम निर्धारित कर दिया है भाई, ठीक है, फ्रेमिंग प्रभाव ही तो बोल रहा है वो। अब आपने बोल दिया कि ये, जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी, इवन कहीं आप इंटरव्यू वगैरह जाते हैं, तो इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है, जैसे कि वो लोग, उनका एक फ्रेम होता है, ठीक है, उस फ्रेमिंग सेट में अगर आप अच्छे आपने आपने आंसर दिए या जो भी आपको रहा, उनको लगा उस फ्रेम में आप फिट बैठ रहे हो, तो आपको अच्छा मार्क्स देंगे। वही चीज़ यहाँ भी है, यानी कि उनका जो निर्णय, जैसे किसी निर्णय लेने में प्रक्रिया में कोई फ्रेमिंग प्रभाव होता है, वो यही चीज़ होता है। इसमें विकल्प चयन को वो प्रभावित करता है। भाई आपने एक फ्रेम बना दिया, अब आप इसके अलावा जो इतर हैं उनको आप देखेंगे नहीं, कुछ तो कुछ छूट ही जाएगा उसमें, तो इसीलिए ये लिखा गया है इसमें, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है, तो देखिए लंबा समय किस में लगेगा, आप अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की एनालिसिस करेंगे, किसी चीज़ पर आप विचार विमर्श करेंगे, तो उसमें लंबा समय लगेगा। तो ये सीधे सीधे प्रश्न है, मतलब इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। आपको विश्लेषणात्मक शैली जो होगी वो ज़्यादा समय लगाएगी, बाकी तो आप डायरेक्ट आप कुछ भी अगर आप इसमें बोल देंगे तो उसमें कहाँ समय लगेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के निर्णय को लेने के लिए उस पर थीसिस करते हैं, उस पर जानकारी इकट्ठा करते हैं, प्रीवियस देखते हैं क्या घटनाएं इस तरीके की हुई हैं, उसको दिमाग में रखते हैं, या आगे किस तरीके से इसका क्या प्रभाव होगा, यानी पूरा विश्लेषण करेंगे, तब आपको वो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो दिया हुआ है। किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है, यानी कि ऐसा क्या है जिसमें कि आपको डेफिनेशन मतलब प्रमुख उपयोगिता लगती है। तो देखिए, संदिग्धता के आधार पे, अगर कहीं संदिग्ध है कोई, ठीक है, कहीं भी कोई संदेह का निवारण करना है, यानी कि आपको कोई चीज़ बताई जाती है, तो उसका निवारण करने के लिए क्या है कि आप उसका देखेंगे भैया इसकी डिफिनीशन क्या है। तो यानी संदिग्धता के निवारण के लिए आपको डिफिनीशन एक प्रमुख चीज़ हो जाती है, यानी कि वो प्रमुख उपयोगिता हो जाती है उसकी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, यानी कि कोई परिणाम ले रहे हैं आप, उसमें संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो उपयोगिता का आकलन करना होता है, ये संभाव्यता का परिणाम नहीं है। बाकी जैसे प्रतिनिधिता हो गई, उपलब्धता हो गई, समायोजन हो गया, ये सब आपको लगेगा कि ये संभाव्यता का अनुमान है, लेकिन ये जो उपयोगिता का आकलन करना है वो आपको परिणामों के संभाव्यता का अनुमान, मतलब ये अनुमान का नियम नहीं है, ठीक। जबकि और सब जो है वो आपका सब उस पर निर्भर करता है, अगर आप निर्णय इस पे ले रहे हैं तो ये सब इस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये नहीं है इसका, ठीक है, पार्ट। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। कोई समूह है, कोई उस पर बैठा हुआ है और उस पर कुछ मूल्यांकन परक निर्णय लेना है, उनकी क्षमता वो समाप्त हो गई, उनकी क्षमता वो नष्ट हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, वो उस तरीके का वो मतलब क्या कहलाएगा वो, तो वो समूह सोच कहलाती है, ठीक है, समूह सोच, ठीक है। ये चीज़ मतलब याद रखिए। ऐसा जो जैसे क्या होता है, मान लो आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आपका कोई हेड है यहाँ पे बैठा हुआ है ऊपर, अब आप किसी समस्या के समाधान पे आप लोग निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, एक समूह बना के निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पे आपने बहुत थीसिस किया, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ों पे विचार विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लिया, लेकिन जो आपका बॉस है, ठीक है, वो बॉस आपका एकदम निठल्ला है और उसको धेले भर का काम नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस वो मतलब और एरोगेंट है, मतलब एरोगेंट है वो, आपको आप अपने उसके हिसाब से बोलेगा, मैं जो बोलूँगा वही होगा, तो उसमें क्या होगा, वो समूह सोच आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, वो समूह सोच वहाँ पे आपकी नहीं चलेगी, ठीक। तो ये चीज़ याद रखें, यानी कि योग्य नेतृत्व का अभाव होगा, तो ये जो घटना है वो योग्य नेतृत्व के अभाव में ये घटती है, ठीक। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने में अत्यधिक संबंधित है, भैया ऐसा है, इस तरीके के प्रश्न आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो निर्देशात्मक शैली में ऐसा होगा क्या कि किसी किसी को आप डिक्टेट करेंगे वो खुश रहेगा, नहीं खुश रहेगा। संप्रत्यात्मक शैली में भी नहीं रहेगा। विश्लेषणात्मक शैली किसी के बारे में एकदम मतलब बाल की खाल निकाल देंगे तो भी ये संभव नहीं है। सिर्फ व्यवहार परक जो होती है, बिहेवियरल जो आपकी शैली होगी, वही शैली आपको मतलब सभी लोगों को प्रसन्न रखेगी कि भैया ये बहुत बोलते हैं ना कि व्यवहार परक आदमी है, तो व्यवहार परक का मतलब होता है कि आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा है, ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान को खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है।
तो देखिए अच्छी प्रवृत्ति किस में पाई जाएगी, जो संप्रत्यात्मक शैली के निर्णय में पाई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी रहे, ये 20-25 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, 15-20 प्रश्न। ठीक है, इसको आप समझिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए, इसको 2 से 3 बार। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, देखिए 25-26 मिनट का होगा, तो इसको आप पूरा देख डालिएगा। 1.25 या 1.5 के स्पीड से देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको इसमें समझाया है। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए एक वीडियो अभी मैं लेकर आऊँगा, और जिसमें कि जनरल चीज़ें, लॉजिक, रीजनिंग और ये सब चीज़ें, जिसमें ट्रायंगल वगैरह या जो नंबर सिस्टम वगैरह है, वो सब के प्रश्न मैं करवाऊँगा उसमें। ठीक है, उसके बाद मैं एक आपको तरीका और भी बताऊँगा कि कैसे इन सब चीज़ों को करते हुए आप सीसैट में एटलीस्ट आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो वो चीज़ बताऊँगा एक वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद।